हम शुक्र धातु देख रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में शुक्र धातु के अंतर्गत आने वाले व्युत्पत्ति, निरुक्ति, शुक्र धातु के पर्याय, शुक्र धातु के स्थान, उसके अंतर्गत शुक्र व श्रुतस तथा शुक्रधरा कला। उसके बाद शुक्र धातु का पांचभौतिक संगठन, शुक्र धातु का कप दोष के साथ आश्रय आश्रय संबंध, शुक्र धातु की उत्पत्ति तथा शुक्र धातु को उत्पत्ति के लिए कितना काल लगता है, यह 8 पॉइंट देखे थे। इसके बाद हम आज उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट नंबर 9, 9वां पॉइंट, शुद्ध शुक्र धातु के गुण व स्वरूप। ओके, तो शुक्र धातु जब शुद्धता रहता है तो हमें उसके कौन से गुण दिखते हैं और उसका स्वरूप जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ये हम देखेंगे। तो हम तीनों संहिताओं के अनुसार लेंगे। जो बृहद संहिता है उसके अंतर्गत सबसे पहले चरक चिकित्सा 13/145 एंड 146, चरक चिकित्सा स्थान के 30वां लास्ट अध्याय है सूत्र चिकित्सा स्थान का, उसके अंतर्गत का 145 और 146वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्धम विजानीय छेवेतम स्फटिक सन्निभम। तो इसमें कहा गया है कि शुक्र जो होता है, यहाँ पे एक आज सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस वक्त का ये वर्णन है उस वक्त किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे। तो यहाँ पे शुक्र धातु का हमें जो भी वर्णन मिलता है, ओके, स्पेसिफिकली गुण तथा स्वरूप में, तो ये ओनली स्पर्म का एनालिसिस नहीं है। स्पर्म के बारे में उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शुक्र बीज या फिर पूबीज इस प्रकार से इसको नहीं लिया गया है। यहाँ पे हमें जो भी वर्णन शुक्र धातु के बारे में मिल रहा है वो सीमेन का एनालिसिस है। ओके, तो जब टेस्टिकल्स में उसकी जो वेसल्स होती है उसमें सेमिनिफरस वेसल जिसमें सीमेन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद टेस्टिकल के बैक साइड में एपिडिडर्मिस जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, और जब उसका इजैकुलेशन होता है वहां से स्पर्म बाहर निकलते हैं। लेकिन जब तक वो इजेक्ट होते हैं तब तक उसमें सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड होती है, और उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड सेकंड नंबर, और कॉपर्स ग्लैंड उसके बाद होती है। तो ये तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस स्पर्म की ग्रोथ के लिए और उसके अलाइव रहने के लिए जो मीडियम आवश्यक होता है वो क्रिएट करने का काम करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है वो ओनली स्पर्म का नहीं है, ये एनालिसिस जो बताया गया है वो सीमेन का है। ओके, तो सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार शुक्र जो होता है वो स्नेह युक्त होता है, उसके बाद गाढ़ा होता है, विस्कसनेस होता है, ओके, चिपचिपा होता है यानी, उसके बाद मधुर होता है, ओके, मधुर, ये रस के बारे में कहा गया है, उसका रस मधुर होता है, दाह न करने वाला। ओके, तो किसी प्रकार का जब इजेक्शन होता है तो उसमें
दाह नहीं होना चाहिए। ओके, अगर दाह के साथ अगर शुक्र का निष्क्रमण हो रहा है, इसका मतलब किसी तो भी प्रकार की विकृति होती है। ओके, तो हम आगे जब शुक्र क्षय के लक्षण देखेंगे तो उसमें दाह उत्पत्ति होती है, तो वो जो होता है विकृत होता है। जो प्राकृत शुक्र होता है उसके इजेक्शन में किसी भी प्रकार का दाह नहीं होता है। स्फटिक मणि के सदृश, स्फटिक का मतलब होता है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल जिस प्रकार से उसमें चमक होती है, तो क्रिस्टल जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन शुक्र जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में उसको एक प्रकार की स्पेसिफिक लस्टरनेस, चमक रहती है। तो इनका कहना है कि वो स्फटिक के समान होती है, तो स्फटिक के सदृश सफेद वर्ण वाला उसे शुद्ध शुक्र कहा जाता है। तो ये जो वर्णन शुक्र का हमें चरक संहिता में प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सुश्रुत संहिता के अनुसार उन्होंने शुद्ध शुक्र धातु की गुण तथा स्वरूप के बारे में क्या कहा है। तो सुश्रुत शारीर स्थान 2/13, सुश्रुत शारीर स्थान के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, ये जो श्लोक है ये शुक्र के गुणों का सबसे सबसे फेमस श्लोक है। मतलब इन केस इन वाइवा में स्टूडेंट को कुछ भी आता हो या ना हो, रचना हो या क्रिया हो, ये दोनों श्लोक तो मतलब अभी उसे कुछ आता ही नहीं है तो पूछे जाते हैं। तो ये फेमस श्लोक है शुद्ध शुद्ध शुक्र का, और उसी प्रकार से आर्तों का भी। तो ये मुख्यतः पूछा जाता है वायवास में। तो इस श्लोक में कहा गया है कि स्फटिकाभ्यम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधी च शुक्र मिचिति किंचितु तैल शोभरी निभम तथा। ओके, तो इसमें जो राइमिंग आई है बहुत ही इजी आई है, इसीलिए ये रिमाइंड करने के लिए आसान है। इसमें जो गुण बतलाए गए हैं वो ऊपर के श्लोक में जो बताए गए हैं उसी को बतलाया गया है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। तो इन्होंने कहा है कि ये स्फटिकाभ्यम, स्फटिकाभ्यम मतलब स्फटिक के समान रहता है। उसके बाद ये लिक्विड रूप में रहता है, हमने इसका पंचभौतिक संगठन देख लिया है। तो आप महाभूत की प्रधानता होती है तो द्रव। तो ये जो सभी वर्णन है ये सभी सीमेन का वर्णन है, नॉट शुक्र का मतलब ओनली स्पर्म नहीं। तो इस उस प्रकार का वर्णन हमें चरक में भी मिला, सुश्रुत में भी मिल रहा है, और हम अष्टांग का भी श्लोक देखेंगे तो उसमें सीमेन का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो स्फटिका अभ्यम होता है द्रव्य स्वरूप होता है, स्निग्ध होता है। उसके बाद मधुर, मधुर ये इसके रस के बारे में कहा है। मधुर गंधी, मधुर गंधी का ये उसका जो स्मेल होता है वो भी स्वीट स्मेल होता है, मधुगंधी ऐसा उसे कहा गया है। शुक्र में चितु कैचितु तेल शुभ्र तथा। तो शुक्र के दो प्रकार के कंसिस्टेंसी और वर्णों को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो उसने कहा कि कभी तेल के समान होता है, ओके, यानी ऑयल के समान होता है, और कभी शूद्र यानी हनी यानी मधु जो होती है, ओके, उसके समान, शहद के समान इसे कहा गया है। तो तेल यहाँ पे कौन सा तेल ये बताया नहीं गया है। तो जब भी किसी प्रकार का तेल बताया नहीं जाता है तो उसको हम नॉर्मली तिल तेल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तेल के समान नहीं कहा गया है तो हम तिल तेल मान के चलेंगे। और उसके बाद हनी के समान कहा गया है, तो ये अलग चीज सुश्रुत संहिता में बतलाई गई है। बाकी चीजें जो है वो तो चरक के श्लोक में भी आ चुकी है।
उसके बाद हम देखते हैं कि अष्टांग हृदय में इसके बारे में क्या बतलाया गया है। तो अष्टांग हृदय शारीर स्थान 1/17, अष्टांग हृदय शारीर स्थान के पहले अध्याय का 17वां श्लोक। शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृत माक्षिक तैलाभम संदर्भाय। तो इसमें कहा गया है कि गर्भाधान में जो समर्थ शुक्र होता है वो सफेद वर्ण का होता है। अब ये सफेद वर्ण कैसा रहेगा, ये चमकदार रहेगा, यानी उसमें चमक रहेगी, लस्टर जो होता है वो इसमें रहेगा। उसके बाद वो भारी रहेगा, ओके, भारी रहेगा। यहाँ पे जितनी भी ये शुद्ध शुक्र की वर्ण या गुण स्वरूप के बारे में बतलाया गया है, वो सामर्थ्यवान होते हैं पुनरुत्पादन करने के लिए। उसी प्रकार के शुक्र का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सफेद वर्ण का रहता है, चमकदार, ऐसा भारी होता है, चिकना युक्त, ओके, विस्कसनेस उसमें होता है, मधुर होता है, रस के बारे में कहा गया है, गाढ़ा होता है, ओके, उसकी कंसिस्टेंसी जो रहती है वो एकदम लाइक वाटर नहीं होती, उसकी कंसिस्टेंसी उसके कंपैरिजन में विस्कस होती है, इसलिए गाढ़ा होता है। परिणाम में अधिक, तो मात्रा जो होती है वो तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रहती है, लेकिन यहाँ पे गर्भाधान के लिए समर्थ शुक्र कहा है, इसीलिए ये कहा गया है कि मात्रा में, परिणाम में जो रहता है वो ज्यादा रहता है। और यहाँ पे इसके जो वर्ण के बारे में बतलाया गया है वो 3 वर्ण बताए गए हैं कि मधु के समान, घी के समान और तेल के समान। ओके, इसके पहले का जो श्लोक आया था सुश्रुत संहिता का, उसमें सिर्फ तेल और मधु कहा गया था। यहाँ पे तेल, मधु और उसके साथ घृत भी कहा गया है। और जिस प्रकार से वर्ण होता है उस प्रकार से जो प्रोजिनी होती है उसका कलर वगैरह होता है, इस प्रकार का भी कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है। लेकिन जो मुख्य श्लोक है उसमें इसके बारे में कुछ लिखा गया नहीं है। तो ये तीनों संहिताओं के अनुसार उसके गुण तथा स्वरूप का वर्णन हुआ। उसके बाद एक बात कही जाती है, जो शुक्र होता है वो शीत गुणात्मक होता है, ओके। तो शुक्र को हमेशा शीत माना जाता है, और जो आर्तव होता है, स्त्री आर्तव, उसको उष्ण गुणात्मक कहा जाता है। देखा जाएगा तो शुक्र की उत्पत्ति के लिए जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से बिलो चाहिए, इसीलिए टेस्टिकल का जो साइड होती है बॉडी में वो आउट ऑफ द बॉडी दी गई है, एक्सट्रीमिटीज में दी गई है, क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए उसके प्रोडक्शन के लिए। और वही यहाँ पे बतलाया गया, वो शीत गुणात्मक होता है। और जो आर्तव होता है वो नियर टू द अग्नि होता है, यानी स्टमक होता है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में ही ओवरीज होती है और उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसको अग्नि गुण प्रधान कहा गया है, ओके। तो ये बातें बहुत बार आएगी, तो ये याद होना चाहिए कि शुक्र कभी भी होता है तो वो शीत गुणात्मक होता है, और स्त्री शुक्र जो होता है, आर्तव जो होता है, वो उष्ण गुणात्मक होता है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बाकी धातु में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है 10th नंबर का, इसमें कहा गया है कि पुरुष शरीर के बाहर निकले हुए शुक्र का 5 से 15 मिनटों बाद बदला हुआ स्वरूप। तो ये इसका हेडिंग है। एक्चुअली यहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि जब भी शुक्र शरीर से बाहर निष्क्रमण होता है, ओके, तो निष्क्रमित होने के बाद 5 से 15 मिनटों के बाद उसका जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है, ओके। तो मॉडर्न में उसको कहा जाता है लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमेन, मतलब लिक्विफाई होता है।
तो जब बॉडी से निकलता है तब उसकी कंसिस्टेंसी ये ज्यादा गाढ़ी होती है। ओके, और उसके बाद आफ्टर कुछ टाइम 5 to 15 मिनट के बाद उसका जो वो जो सीमेन होता है वो ज्यादा लिक्विफाई होता है, लिक्विडिटी उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये होता क्या है ये देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे हम ये क्यों देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि शरीर के बाहर उत्सर्जित होने के बाद सांद्र सांद्र यानी विस्कस शुक्र का रूपांतर द्रव लिक्विड शुक्र में होता है। ओके, तो जो बात मैंने इससे पहले कही है कि जो शुक्र हमारे शरीर के बाहर निकलता है उसकी कंसिस्टेंसी जो रहती है वो ज्यादा गाढ़ी रहती है, और आफ्टर सम मिनट्स उसमें कन्वर्जन होके वो लिक्विड में द्रवीभूत होता है। ओके, सेकंड पॉइंट में कहा है कि स्फटिक समान शुभ्र शुक्र बाद में पतले घी या पतले तेल के समान दिखता है। तो यहाँ पे कुछ उपमाएं बतलाकर उसको समझाने की कोशिश की गई है कि उसके शुद्ध स्वरूप में स्फटिकाभ्यम ये वर्णन आया था। तो ये जो स्फटिक के समान शुभ्र दिखने वाला शुक्र होता है वो कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद घी को हम जब पिघलाते हैं उसका जिस प्रकार से कंसिस्टेंसी होती है उस समान, या फिर तेल, तो फिर तेल यहाँ पे वर्णित नहीं है कौन सा तेल, तो यहाँ पे तिल के समान। ओके, हम कह सकते हैं उस प्रकार से उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। ओके, तो घी हो या तेल हो दोनों में चिपचिपाहट रहती है, वो वाटर जितना लेस कंसिस्टेंसी का नहीं होता है, तो कन्वर्जन इसका होता है लेकिन इसके समान होता है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से उसमें चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि शुक्र धातु शरीर से उत्सर्जित होने के बाद 10 से 15 मिनट में पतला होता है। तो ये जो टाइमिंग होता है इसका इसका टाइमिंग होता है 5 मिनट से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम देखा जाता है। इस शुक्र धातु पतला होने के 10 से 15 मिनट की अवधि को आधुनिक वैद्यक शास्त्रानुसार लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमेन ऐसा कहते हैं। ओके, तो इस चीज को लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमेन मॉडर्न के अनुसार कहा जाता है। शुक्र धातु परीक्षण में ओके जो सीमेन एग्जामिनेशन होता है उसमें लिक्विफिकेशन टाइम को बहुत महत्व है। तो ये जो लिक्विफिकेशन टाइम होता है ये इम्पोर्टेंट है जब सीमेन एग्जामिनेशन होता है उसमें। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो शुक्र धातु का लिक्विफिकेशन टाइम बढ़ना यानी शुक्र धातु को द्रवता लिक्विडिटी आने का समय लगना ये पुरुष वंध्यत्व का यानी मेल इनफर्टिलिटी का महत्वपूर्ण कारण है। ओके, ये जो टाइम पीरियड रहता है लिक्विफिकेशन होने के लिए जो कहा गया है 5 से 15 मिनट मुख्यतः देखा जाता है, 10 से 15 मिनट का ये जो टाइम होता है उसके लिक्विफिकेशन होने के लिए इसका बढ़ना, जो टाइम होता है उसको लिक्विफाई होने के लिए इससे ज्यादा समय अगर लगता है तो दैट इज द रीजन फॉर मेल इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, इसका ये मुख्य लक्षण, मुख्य सिम्टम कह सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में इसको चेक किया जाता है और इसलिए ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको देखा। तो ये टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है इसीलिए हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट 11th नंबर का पॉइंट देखते हैं, शुक्र धातु के कार्य। ओके, तो शुक्र धातु के कार्य में सबसे पहले हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का
वही पुराना इम्पोर्टेंट श्लोक हम देखेंगे कि प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भपातच धातूनां श्रेष्ठ कर्म क्रमस्मृतम। अष्टांग सूत्रस्थान 11/4। अष्टांग सूत्रस्थान के 11वें अध्याय का चौथे श्लोक का वर्णन बहुत बार आया है, सभी धातु के अंतर्गत ये आया है। तो गर्भपादच जो कर्म होता है, ओके, 7वें नंबर की शुक्र धातु का ये जो कर्म होता है, ये शुक्र धातु का मुख्य श्रेष्ठ कर्म है। ओके, ये कर्म होने के बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। जब शुक्र के अंतर्गत शुक्र बीज का और शोणित के अंतर्गत स्त्री बीज का यानी आर्तव का संयोग होता है, ओके, और उससे नव जीवन की उत्पत्ति होती है, तो उसे गर्भ हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसके मुख्य कर्म के साथ हम गर्भ की संज्ञा लिखेंगे। ओके, तो गर्भ की संज्ञा का जो रेफरेंस है वो चरक शरीर स्थान 4/5, चरक शरीर स्थान के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। ये रचना का एक प्रमुख श्लोक है, वो तो उसमें आपको आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे गर्भ की संज्ञा हम देखते हैं। शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवंती। ओके, तो गर्भाशय में यानी कुक्षी में जब शुक्र और शोणित यानी शुक्र के अंतर्गत का शुक्र बीज, पू बीज और शोणित के अंतर्गत के आर्तव, इसका जब संयोग होता है और वहां पे जब उसमें जीव आता है, आत्मा सम्मिलित हो जाती है, इन तीनों का संयोग होने पर इसका नाम गर्भ रखा जाता है। मतलब इसी को गर्भ संज्ञा दी गई है। जब ये तीनों एक जगह आते हैं तब उसको गर्भ यह संज्ञा प्राप्त होती है। ये गर्भ की व्याख्या है। उसके बाद हम सुश्रुत संहिता के अनुसार इसके मुख्य कर्म के साथ और क्या कर्म इसके बतलाए गए हैं उसको देखेंगे। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7, सुश्रुत सूत्र स्थान की 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें कहा है कि शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीतिम देहबलम हर्षम बीजार्थ च। इसमें बतलाया गया है शुक्र के कर्म। तो शुक्र जो होता है धैर्य उत्पन्न करता है, च्यवन उत्पन्न करता है। च्यवन का मतलब होता है इजैकुलेशन। ओके, तो जो इजेक्शन होता है स्पर्म का बाहर, वो उत्पन्न करता है प्रीति, प्रीति उत्पन्न करता है। प्रीति का मतलब होता है अफेक्शन, लव, अट्रैक्शन। ओके, उसके बाद देहबल, शरीर में जो बल होता है वो उत्पन्न करता है। हर्ष उत्पन्न करता है। हर्ष का मतलब होता है एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है उसके लिए जो आवश्यक होता है वो उत्पन्न करने का कार्य जो होता है शुक्र का ही होता है। और बीजार्थ, बीजार्थ का मतलब होता है बीज से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया यानी प्रजनन, प्रोक्रिएशन जो होता है वो। तो प्रजनन या गर्भोत्पादन ये तो हमने इसके पहले के श्लोक में भी देख लिया है। और यहाँ पे जो दो गुण आए हैं धैर्य तथा देहबल, ये शरीर में उत्पन्न होने वाले गुण हैं जो पुरुष में मुख्यतः देखे जाते हैं ड्यू टू मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कारण। ओके, धैर्य तथा देहबल कंपेयर विद अगर आप देखोगे तो सेम सभी कंडीशन होने के बाद भी मेल की ताकत जो होती है, पावर जो होती है वो ज्यादा होती है और धैर्य भी ज्यादा रहता है। तो ये जो होता है ड्यू टू मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो ये दो गुण बतलाए गए। उसके बाद जो बाकी के गुण बतलाए गए हैं च्यवन, प्रीति, उसके बाद हर्ष, ये सभी के सभी
बीजार्थ जो होता है, प्रजनन होता है, उसके लिए सहायभूत गुण बतलाए गए। ओके, उसके बाद एक श्लोक आया है जिसमें बतलाया गया है कि बालकों में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है क्या? तो होती है, और अगर होती है तो वो हमें उस उम्र में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलंकारिक श्लोक सुश्रुत संहिता में आया है, उससे हम देखेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, सुश्रुत सूत्र स्थान 14/18। यथा हि पुष्प मुकुलस्थो गंधो च शक्यमिह अस्तिति वक्तु नैव नास्तिति अभ च अस्ति संताम भावानाम अभिव्यक्तिरिति ज्ञात्वा केवलं सूक्ष्मन्याभिव्यज्यते स एव विवृत्तपत्रकेशरे पुष्पे कालान्तरेण अभिव्यक्तं गच्छति। एवं बालानाम् अपि वध्य परिणामाश्चु प्रादुर्भावो भवति राज्यद्वयच्च विशेषा नारीणाम्। ओके, तो बहुत लंबा श्लोक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए आवश्यक है। तो क्या होता है बालकों? इसमें बतलाया गया है कि जिस प्रकार से अलंकार के द्वारा समझने की कोशिश की है, जिस प्रकार से फूल की कली में रूपांतरण जो होता है कली के फूल में होता है, तो जिस प्रकार से फूल की कली में गंध के बारे में यह कहना कठिन है कि गंध है या नहीं है। ओके, किस फूल में गंध होता है या नहीं होता है, ये एक्सपीरियंस से इंसान को पता चलता है। तो जिस व्यक्ति ने कभी कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं लिया, उसको पता नहीं होगा कि उस फूल की गंध कैसे आएंगी उसकी कली को देखकर। ओके, तो जिस प्रकार से अगर कली है तो उसका गंध आएगा या नहीं हमें पता नहीं है। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो पता नहीं रहेगा, बाद में एक्सपीरियंस से ये बातें पता चलेगी। तो केवल सूक्ष्म होने के कारण व्यक्त नहीं होता है, तो वो जो होता है कली ये सूक्ष्म होती है और वो गुण उसमें होते नहीं, क्या उसमें वो गुण होते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं होते। इसका मतलब उसमें वो गुण नहीं है ऐसा नहीं, उसमें वो गुण है लेकिन अभी उसका व्यक्तित्व नहीं आया है। उसका सही समय आएगा जब कली को फूल में परिवर्तित हो जाएगी तो उसके वो गुण व्यक्त होने लग जाएंगे। वही गंध पत्र एवं केसर के विकसित होने पर जब फूल जो होता है उसकी जो कली जो होती है वो फूल में कन्वर्ट होती है, उसके पेटल्स खुल जाते हैं और उसका केसर विकसित होता है, यानी उसके अंदर के जो भी एंड्रोशियम गायनेशियम मेल जेनिटली और मेल फीमेल गमेट्स जो होते हैं उसमें वो उत्पन्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो कालांतर में हमें उसकी प्रकट अवस्था दिखती है, तो हमें उसका अपीयरेंस भी दिखता है और उसमें गंध भी आती है। जिस भी फूल में गंध होती है उसके बारे में कहा गया है, तो उसका प्रकट अवस्था हमें दिखती है। इसी प्रकार से बालकों में भी अवस्था आने पर, बाल्यावस्था होती है तो हमें किसी प्रकार के गुण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब वो विकसित होता है और विकसित होने के बाद प्रकट अवस्था में उसके शरीर में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ओके, तो रोम राज्य उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चे बॉयज में दाढ़ी मूछ आती है, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, फीमेल्स में भी प्यूबिक हेयर्स आते हैं प्रॉपर एज के बाद। ओके, तो अन्य यौवन चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। तो ये जो गुण हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर
डेवलप होते हैं आफ्टर प्रॉपर एज। एक प्रॉपर एज होता है मेल का और फीमेल का, जिसमें दोनों समान होते हैं, लेकिन जब उनकी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद मेल लाइक स्ट्रक्चर इन मेल्स और फीमेल लाइक स्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज इन फीमेल्स वो क्रिएट होने लगते हैं। ओके, तो जैसे स्त्रियों में स्तन्य, गर्भाशय, योनि की वृद्धि होने लगती है, ये सब चीजें हमें दोनों में दिखाई देने लगते हैं ड्यू टू हार्मोन्स, ड्यू टू मेल हार्मोन्स। हमें दिखेगा ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में दिखेगा ड्यू टू ईस्ट्रोजन। ओके, जो हमें दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बालकों में शुक्र धातु की उत्पत्ति नहीं होती है, बालकों में भी शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, क्योंकि शरीर अगर बना है और उसके बाद उसके अंतर्गत आहार आता है, तो आहार का पाचन होने के बाद आहार रस उत्पन्न होगा। आहार रस उत्पन्न होने के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये 6 धातु बनेंगे। और 7वां धातु शुक्र भी आहार ग्रहण करने के बाद बनता ही है। नहीं बनता ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं होता है, वो शरीर की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जाता है। और जब व्यक्त रूप आ जाता है, जब हार्मोन्स सिक्रेशंस होने लगता है और उसमें उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, उसका व्यक्तित्व उसके बाद हमें दिखाई देता है। ओके, तो निर्विकसित होती है लेकिन व्यक्तित्व एक प्रॉपर एज के बाद होता है, ये इस श्लोक में बतलाया गया है। उसके बाद शुक्र धातु का प्रमाण, शुक्र धातु के प्रमाण का वर्णन हमें चरक संहिता में चरक शारीरस्थान 7/15 चरक शारीरस्थान के 7वें अध्याय की 15वें श्लोक में मिलता है, जिसमें उसका अंजलि प्रमाण जो बताया गया है वो अर्धांजलि बताया गया है। ओके, स्वांजलि के अनुसार अर्धांजलि बताया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्णन आया है स्त्री शुक्र के, स्त्री शुक्र धातु। ओके, स्त्री शुक्र धातु, तो ये जो वर्णन हमें मिलता है ये हमें मुख्य संहिताओं में इसका वर्णन नहीं है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, बृहत संहिता में इसका वर्णन नहीं है। इसका वर्णन हमें लघुत्रय में मिलता है, और जो बृहत्रयी है उसके टीकाओं में मिलता है। ओके, तो हम सबसे पहले भाव प्रकाश का इसके संदर्भ में जो मत है वो देखेंगे। भाव प्रकाश के गर्भ प्रकरण के 3रे अध्याय के 147, भाव प्रकाश गर्भ प्रकरण 3/187 में कहा गया है कि योषितो अपि स्रवतेव शुक्रम पुंसः समागमे तत्र गर्भस्य किंचिन्न करोतीति च चिंतते। यानी इसमें उन्होंने बतलाया गया है कि स्त्री में उपस्थित शुक्र धातु के वजह से स्त्री पुरुष संयोग के वक्त योनि आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी, गीलापन आ जाता है, मॉइस्टनेस रखी जाती है, और उस वजह से पुरुष शुक्र धातु सहजता से योनि से गर्भाशय तक पहुंच जाता है। तो इनका कहना है एट द टाइम ऑफ मैथुन्य कॉपुलेशन, उसके वक्त क्या होता है, क्वार्टस के वक्त जब मेल जेनेटिलिया फीमेल जेनेटिलिया में जाता है, उस वक्त उसकी जो एंट्री होती है और फिर शुक्र वहां पे स्प्रेड आउट होता है, और शुक्र की वहां से एंट्री होके जहां तक वो जाना चाहिए, आर्तव तक वो पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए उस प्रकार का वेदर वहां पे क्रिएट होना चाहिए। ओके, क्योंकि वजाइना की का जो वेदर होता है वो एसिडिक होता है, और जो स्पर्म होता है उसके लाइव रहने के लिए बेसिक वेदर चाहिए। ओके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन रहता है वो अल्कलाइन ही होता है, और उसके बाद ये जो फीमेल जेनेटलिया का जो वेदर होता है एसिडिक, उसको भी
स्पर्म के जिंदा रहने के लिए अल्कलाइन बनाना जरूरी होता है, और उसके बाद फिर एक फ्लो होके वो अंदर जाना भी जरूरी होता है शुक्र का। ओके, तो उसके लिए फीमेल्स में बार्थोलिन नाम की ग्लैंड होती है, उसका जो सिक्रेशंस होता है उसके द्वारा योनि जो होती है वो गीली रखी जाती है, ताकि जेनेटली की मूवमेंट फ्लुएंटली हो, और उसके बाद फिर जो शुक्र होता है उसका वहन भी प्रॉपर तरीके से हो। उसको उन्होंने स्त्री शुक्र कहा है। ओके, लेकिन ये वर्णन उतना प्रॉपर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो ओनली बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन से, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा अर्क नहीं है जिससे प्रोजिनी प्रजनन हो। ये तो ओनली वेदर क्रिएशन हुआ, इस प्रकार का इसमें कोई भी घटक नहीं है। जो होता है वो आर्तों की वजह से होता है। वो वर्णन हमें डलहन की टीका में मिलता है। डलहन की टीका सुश्रुत संहिता की टीका है 14/40, सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें कहा है श्रीनाम शुक्रम न गर्भाय भवेद गर्भाय चार्तवम। मतलब स्त्री में गर्भ निर्मित शुक्र धातु से न होकर आर्तव से होती है, स्त्रीबीज से होती है, यानी ओम से होती है। तो जो स्त्रीबीज होता है, जो आर्तव रहता है, ओके, जिसमें ओम रहता है, वही स्त्री शुक्र है। तो ये प्रॉपर वर्णन है स्त्री शुक्र का, कि जिस प्रकार से टेस्टिकल से निकलने वाले स्पर्म की वजह से, स्पेसिफिकली नॉट ड्यू टू सीमेन, ओनली स्पर्म की वजह से प्रजनन होता है, उसी प्रकार से स्त्री में आर्तव की वजह से प्रजनन होता है, तो उसको स्त्री शुक्र कहा जाना चाहिए, ऐसा डलहन टीका में बतलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शुक्र धातु की उपधातु। तो शुक्र धातु के क्या उपधातु होते हैं? तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, किसी भी बृहत संहिताओं के अनुसार शुक्र का कोई भी उपधातु नहीं होता है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि सार युक्त है, तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी उपधातु की इसमें निर्मित नहीं होता है। लेकिन जो लघुत्रयी है उसके अंतर्गत शारंगधर संहिता के अनुसार ओच को उन्होंने उसका उपधातु माना है। वाई डोंट नो, लेकिन उन्होंने शारंगधर संहिता ने ओच ये उसके बाद के निर्मित होने वाले ओनली घटक को न मानकर उसका उपधातु ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद फिर शुक्र धातु का मल। ओके, तो शुक्र धातु तो शुद्धतर धातु है, तो उसका तो कोई मल उत्पन्न नहीं होता है। तो बृहत संहिताओं में चरक, सुश्रुत, वाग्भट उसका मल में चरक और सुश्रुत इन्होंने तो नहीं माना, लेकिन अष्टांग हृदय के अनुसार उसका मल होता है। अष्टांग हृदय शारीरस्थान 3/64। अष्टांग हृदय शारीरस्थान के तीसरे अध्याय का 64वां श्लोक, जिसमें कहा है स्नेहो अक्षी तोगिशा मोज धातु नाम क्रमशो मला। मतलब इस श्लोक में ये एक्चुअली 3/63 एंड 64 श्लोक है, जिसमें लेकिन इसकी सिर्फ सेकंड लाइन हमने यहाँ पे देखी है। तो इसमें सभी प्रकार के मलों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो ओज होता है वो शुक्र धातु का मल है, रीजन नॉट नोन, लेकिन उन्होंने ओज को शुक्र धातु का मल कहा है। तो ये आपकी एमसीक्यू के पॉइंट हो गए कि शुक्र धातु का उपधातु होता है ओज, और शुक्र धातु का मल भी होता है ओज, लेकिन उपधातु कहा है शारंगधर संहिता ने और मल कहा है अष्टांग हृदय ने। ओके, तो इस प्रकार का वर्णन हमें मिलता है। ओके, तो हमने आज शुक्र धातु के संदर्भ में शुक्र धातु के अंतर्गत शुद्ध शुक्र की गुण स्वरूप, उसके बाद उसका लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमेन, शुक्र धातु के कर्म, उसका प्रमाण, स्त्री शुक्र क्या होता है, शुक्र धातु की उपधातु और शुक्र धातु के मल, ये हमने पॉइंट देख लिए।
ओके। तो इसके बाद का जो शुक्र सारता, इसके बाद का पॉइंट है, उसका वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।